क्या कहेंगे आज मौलाना आजाद एकता की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ, क्या वजह है कि मुसलमान जो है सियासत में बहुत पीछे है और मुस्लिम नुमाइंदगी पे भी बातचीत? देखिए, बहुत सारी बातें हुई। मौलाना आजाद एकता संघ की तरफ से महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज के लोगों के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, मुंबई, अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पर आए हुए थे। हम सारे लोग उसमें शिरकत किया है, हम लोगों ने हिस्सा लिया है उस मीटिंग के अंदर, और उस पर गुफ्तगू हुई है कि जो जैसे वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसको छुड़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए। मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं पूरे, चाहे मरकजी लीडरशिप हो या रियासती लीडरशिप हो, दूसरी रियासतों में भी जो क़यादत है मुसलमानों की कमजोर होते जा रही है, रिप्रेजेंटेशन कम होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें को हमें मुनज़्ज़म तरीके से बहुत ही गौर फिक्र के साथ हमें करना होगा और ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी बढ़े, रियासत में बढ़े और मरकज में बढ़े, फिर चाहे मरकजी सरकार हो फिर रियासती सरकार हो, वहाँ सब जगह पे नुमाइंदगी बढ़े। माइनॉरिटी के जो मसाइल हैं, अक़लियत के जो मसाइल हैं, उस पर फोकस करना चाहिए, संजीदगी से काम होना चाहिए और जो काम हो वो सबको साथ में लेकर मजबूती से किया जाए ताकि आने वाले दिनों में अक़लियत का मुस्तकबिल बेहतर हो और हिंदुस्तान का जो हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो भाईचारगी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का जो सबसे बड़ा धागा है वो मजबूत हो। क्योंकि कुछ फिरका परस्त ताकतें पिछले दो दहाई से 15 से 20 साल से ज्यादा मजबूती के साथ इस धागे को कमजोर करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना चाहते हैं। हमें उस पर भी काम करना होगा ताकि एकजहती मजबूत होगी तो हमारा मुल्क मजबूत होगा और मुल्क मजबूत होगा तो मुल्क में रहने वाले सभी मजबूत होंगे। इन तमाम सारी चीजों पे गुफ्तगू हुई और बातें हुई। नसीम भाई, जिस तरह देखा जाए कि औकाफ तरमीम बिल को लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चे में और काफी ज्यादा जो है मुस्लिम तबकों में बेचैनी पाई जा रही है। बिल्कुल, प्रोग्राम भी हम सब जो अमेंडमेंट बिल मरकज की सरकार वक्त में इंटरफेयर करना चाहती है, लाना चाहती है, हम सारे लोग उसके मुखालिफ हैं। बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वक्फ एक्ट 54 में और 2007-8 में कंप्लीट हो चुका है, 2009 में उसको अमेंड किया जा चुका है और एक बेहतर एक्ट और कानून हिंदुस्तान में बन चुका है जिसमें किसी भी सरकार का कोई दखल नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का इंटरफेरेंस उसमें नहीं है। अब जो मरकजी सरकार उसमें लाना चाहती है अमेंडमेंट, वो कलेक्टर, जिला अधिकारी के जरिए सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का इन्वॉल्वमेंट उसमें रखना चाहती है, इन्फ्लुएंस करना चाहती है। वक्फ की लैंड है या नहीं है वो तय करने का अख्तियार कलेक्टर को देना चाहती है। हमारी मुखालफत उसको लेके है। अगर कोई अच्छी चीज होती अमेंडमेंट में, कोई बेहतर होती तो हम उसका इस्तेकबाल भी करते, उसका स्वागत भी करते, वेलकम भी करते। लेकिन जो सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर वक्फ की मिल्कियत में हस्तक्षेप करना चाहती है, इंटरफेरेंस करना चाहती है और वक्फ की प्रॉपर्टीज को खत्म करना चाहती है एक तरह से और मुट्ठी भर लोगों के जेब में डालना चाहती है इस अमेंडमेंट बिल के जरिए, उसको हम मुखालफत करते रहेंगे। मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर जहाँ तक सवाल होता है, आपने पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने काफी इस मामले को लेकर चले, तो इस बार विधानसभा में भी देखेंगे कि मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर क्या, किस तरह से रणनीति रहेगी महाविकास आघाड़ी का, क्या मुस्लिम नुमाइंदगी ज्यादा से ज्यादा देंगे सियासत? बिल्कुल मिलना चाहिए और हमारी कोशिश है जहां जहां पे अक़लियत के नुमाइंदे जीत सकते हैं, अक़लियत का पॉपुलेशन ज्यादा है, वोटर्स ज्यादा है, वहां पे अक़लियत को नुमाइंदगी बिल्कुल मिलनी चाहिए और उसके लिए हम लोग अपनी पार्टी में भी आवाज उठा रहे हैं और बात करेंगे और लड़ेंगे उसके लिए। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आजकल जो हो रहा है बच्चियों के साथ, ये डॉक्टर साहब का भी हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत है, उसकी मजम्मत करते हैं हम लोग और इसके ऐसा करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जबान का हो, कड़क जो हिंदुस्तान के कानून में जो कड़ाई से कार्रवाई करने का प्रोविजन है उस कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये सिलसिला रुकना चाहिए और इसके लिए सरकार को संजीदगी के साथ
कदम उठाना चाहिए, ये हम सबकी मांग है। पैगंबर के शान में अपमानित जो कब रुकेगा सर ये सिलसिला? ये तो क्योंकि सरकार, हर बच्चियों ये की हमारा भी आवाज़ सवाल यही है और यही सवाल हम सरकार से भी कर रहे हैं कि सरकार को इस तरह से जो वाकयात होते हैं उसको रोकने के लिए कड़ा कदम उठाना चाहिए। सरकार को संजीदगी के साथ इस पर काम करना चाहिए। इस पे हम सियासत नहीं होने देना चाहते हैं, न करना चाहते हैं। ये बहुत ही संजीदगी के साथ इस मामले को लेना चाहिए। मुस्लिम विशेष को क्या कहेंगे? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे निजामुद्दीन राइन साहब मौलाना आज़ाद एकता संघ के इस प्लेटफॉर्म पर तमाम महाराष्ट्र के तमाम वो लोग जो मुस्लिम मसाइल पर सीरियस हैं, काम कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। अगर अपने अपने मिल्लत के लिए काम नहीं करेंगे तो किसी लिए काम करेंगे? अल्लाह ताला ने कहा कि अगर एक चिराग है तो पहले घर में जलाओ, बाद में मस्जिद में जलाओ। तो ऐसे लोगों को जमा किया और इस इशू पे बात किया तो कम से कम एक अवेयरनेस लोगों में आ रही है। और अभी इलेक्शन भी आ रहा है तो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी डिमांड क्या है। इस तरह की चीजें, बातें अगर बार बार होती रहेंगी तो मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। सर, जिस तरह से मुस्लिमों को नो वेयर किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे विधान परिषद का हो। मैंने कहा ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। इसका यही जवाब है। हमको इकट्ठा होना चाहिए, हमें हमारे अंदर जो है एकता होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अब क्या होता है जब कोई ऐसा लगता है ना कोई मुसलमान जीत रहा है ना तो ये फिरका परस्त जाते हैं, अरे ये तो सुन्नी है, देवबंदी खड़ा कर दो इसके खिलाफ, अरे देवबंदी है, बरेलवी खड़ा कर दो इसके खिलाफ। तो हमारे लोग ही वहां खड़े होकर के इंतजार पैदा करके हराने की कोशिश करते हैं। उसके अवज में माफ करना चंद सिक्के पर बिक जाते हैं। माफ करे अल्लाह, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। उनको थोड़ा कम से कम कौम और मिल्लत के हालात देखते हुए इन लोगों को एक साथ खड़े रहना चाहिए। जिस कौम में सुबह से शाम तक 5 बार एक साथ मस्जिद में खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ने की, एक जुमा में बड़ी मस्जिद में आ जाओ, ईद में पूरे शहर के लोग इकट्ठा जमा हो जाओ, और साल में एक बार पूरी दुनिया को मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, इतना बड़ा पैगाम दिया जाता है इत्तेहाद का। उस कौम में आज इंतशार सबसे ज्यादा है। ये इंतशार खत्म होगा तो इंशाअल्लाह तब्दीली होगी। आपकी पार्टी के नफीस अहमद को उनके मंच के ऊपर बोलने नहीं दिया गया, धक्का मुक्की हुई, आप क्या पार्टी कार्रवाई करें ना? नहीं, ऐसा है ना कि कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी नफीस साथ हैं। अभी ऐसा कार्यकर्ता जो होते हैं ना, ये बदतमीज कोई होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई खराब होते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई होगी, जरूर होगी कार्रवाई। भाई, जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल को देखते हुए अपोजिशन की तरफ से या सत्तारूढ़ की तरफ से माहौल को उकसाने का काम किया जा रहा है, खासकर मुस्लिम तबके को उकसाने का काम हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे बीच मुस्लिम नौजवान का जो तबका है खासकर जोश और खरोश में आके रोडों पर निकल कर कोई गलत तरीका ना कर बैठे, तो ऐसे नौजवानों को क्या आह्वान करना चाहिए? देखिए, कुरान शरीफ में कई जगह सब्र करो, सब्र करो, सब्र का दामन मत छोड़ो। हमें बहुत ही इसमें जो है कायदे के साथ में सोच समझ करके उठना चाहिए। जबरदस्ती अगर हम लोग इस पे उठ जाते हैं ना तो इनका मकसद यही है कि ये लोग जोश में आकर कुछ अपना होश खो जाएं। और इसमें क्या होता है, मीडिया जो है, मीडिया उनके साथ है, ये जो है उसको पोलराइज करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। मेजॉरिटी को किसी न किसी बहाने से, आप देखिए अब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वो लगाएंगे, पगला जाएगा मुसलमान। समझा आपने? इस तरह की चीजें कितनी बार हुई हैं। तो मुसलमानों को बहुत ही सब्र के साथ अपने एक लीडर को लीडरशिप खड़ा करके उस लीडर के खिलाफ के साथ खड़े होना चाहिए, और जो वो तय करे वही करना चाहिए। जोश में आकर के होश नहीं खोना चाहिए। और भाई, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को मुस्लिम्स के वोट मिले थे, 3 वोटों के बाद महाविकास आघाड़ी में शिवसेना की कुछ पोजीशन मजबूत भी हुई है, लेकिन वक्फ बोर्ड की जो जमीनों के ऊपर सांसद में जो मुद्दे उठे थे, तो 9 के 9 इनके सांसदों ने वॉकआउट किया था। उस पर क्या किसी ने चर्चा की है उनसे? चर्चा हो रही है, कुछ लोग गए वहाँ, एजिटेशन भी किया उन लोगों ने। मैं समझता हूँ इसमें हम दुखी हैं कि कम से कम अगर उद्धव जी दिल्ली गए थे या उनको कुछ काम था, उससे ज्यादा काम ये था कि दिखाना चाहिए था कि हम लोग जो है फिरका परस्तों के खिलाफ हैं, और हम जो इंडिया अलायंस बना उनके साथ खड़े हैं। वहां नहीं रहना एक शक के दायरे में आता है, और हम लोगों को इसका अफसोस भी होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कब तक हमारा इम्तिहान लोगे? अब एक नाव पे चढ़ो, 2 नाव पे मत रहो, खुल कर आओ, हम आपके साथ देने को तैयार हैं। निजाम भाई, मुस्लिम समाज का कांग्रेस से ऐसा रिश्ता है जो अशार में फिट बैठता है। हमें वफा की उम्मीद उनसे जो नहीं जानते वफा क्या है। देखिए, ऐसा है कि
कांग्रेस का जन्म ही मुसलमानों की वजह से हुआ, मुल्क आजाद मुसलमानों की वजह से हुआ। कांग्रेस में वर्किंग कमेटी तब बनी जब मुसलमानों ने पहले बना लिया। तो कहीं हमारा रिश्ता उनका बिगाड़ नहीं है। राजनीतिक तौर पर कुछ लोग हमारे और दूसरों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसका अवेयरनेस बहुत अच्छे पैमाने पर आ गया है और उसका बदल भी दिया जा रहा है। अभी देखिए हमारे ऊपर एक आरोप था महाराष्ट्र में कि मुसलमानों को जो है आप सियासी तौर पर बाहर कर रहे हैं। अभी नसीम खान को CWC में बनाकर बड़ा काम किया ना पार्टी ने, मुजफ्फर हुसैन को वर्किंग कमेटी देकर बड़ा काम किया ना महाराष्ट्र का वर्किंग प्रेसिडेंट बना के। तो ऐसा थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के साथ होंगे। हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को असेंबलीज में भेजें। हमने जितनी जगहों पर मांग की है वो सब अलग अलग तरह से की है और इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का कोई अब मुद्दा आएगा कि उनको कम मिलेगा। बड़े पैमाने पे इस बार असेंबली में मुसलमानों को टिकट इंडिया गठबंधन देने जा रहा है। मौलाना आजाद एकता संघ जो नींव की गठित हुई कमेटी, क्या मकसद है इसका? आज नहीं, ये काफी दिन से तैयारी हो गई। आज बहुत सारे साथियों को हमने नए अपॉइंट्स किए, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं, सादिक भाई है, यूसुफ अंसारी साहब है, हमारे साथी इनामदार साहब है, शौकत भाई है, मुजीबुर रहमान है, ये सब पहले से काम कर रहे हैं। आज हमने बहुत सारे लोगों को नए जोड़ा है और इसका मकसद ही यही, एक तो आपसी भाईचारा बेहतर हो और जो हमारे 5 मुद्दे थे वो 5 मुद्दे आज हमने अपने साथियों के साथ चर्चा किया। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है नसीम खान साहब का, अबू आसिम साहब का और दूसरे हमारे सरफराज भाई, इकबाल भाई, हमारे मेमन जमात कितने बड़े आदमी, सारा वक्त सब लोगों ने आज हम लोगों के काम को अप्रिशिएट किया और हमको उन्होंने डायरेक्शन भी दिया कि आगे हमें क्या करना है। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी टीम के साथ तैयारी में हूँ और चंद दिनों में हम पूरे महाराष्ट्र का हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी कमेटी ला रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र में हम अवेयर करेंगे। ये सिर्फ महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनाया है, ये महाराष्ट्र में मुसलमानों का डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे बच्चों के पास कारोबार कैसे आएगा और किस किस तरह से हम इस चीजों का अवेयर करेंगे, उस पर काम करते हैं। कौन से 5 मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए आज जो हमारे मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें ये था कि हमारा जो मुसलमान है वो सियासी हाशिए पर क्यों है, मुसलमान सत्ता में शरीक क्यों नहीं है, सियासी पार्टियां मुसलमानों से क्यों दूरी बनाती हैं, मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण क्यों नहीं है, वह बोर्ड के इशूज को लेकर है। इनमें से सारे चीजों पर हमारे लीडरों ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है और जो मेरे साथी आए हैं महाराष्ट्र भर से, इन सब ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है और हमें ताकत दी है और आगे हमें वो भरोसा दिखाया है कि हमें ये काम आगे सब मिलकर करना है। सर, सत्ता में बैठे लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड पर जो है कि माफियाओं का कब्जा है, जिसको लेकर ये अमेंडमेंट। देखिए ऐसा है कि अमेंडमेंट बिल जो है बेईमानी के लिए लाया जा रहा है, माफियाओं की सत्ता के लिए नहीं। उनका कहना है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती है। आप मुसलमानों के साथ कौन सा इंसाफ कर रहे हैं? पिछले 15 साल से आप चीफ मिनिस्टर थे, एक भी मुसलमान को आपने मेंबर नहीं बनाया। पार्लियामेंट में 488-85 सीटों में आपने एक मुसलमान को अपॉइंट नहीं किया। तो आप तो खुद बेशरम है कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमानों को हम क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको जब पावर थी तो आपने मुसलमानों को क्यों नहीं दिया? तो ये बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। ये बीजेपी, सेना, RSS ये दिखाने की कोशिश करती है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाई, हमारे मुस्लिम बहनों के साथ जो इशूज है तो आप क्या हिंदू बहनों में तो आप उनको छोड़ दे रहे हैं, आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते सेकंड वाइफ के तौर पर। तो ये सारे मुद्दे आप अपना देखिए, हमारे पर आपको इतना दर्द क्यों है? अगर हमारे पर दर्द है तो हमारे मुसलमानों को आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में आप टिकट देते? जो मुसलमान 2-1 आपके यहाँ थे भी, आपने उनको भी फेंक दिया। इस बार के पार्लियामेंट में आपने सिंगल टिकट नहीं दिया, आपने गुजरात में एक टिकट नहीं दिया। तो आप बात करने वाले कौन होते हैं? अगर आपने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया होता, आपने मुसलमानों को अगर टिकट दिया होता, आप मुस्लिम इदारों की लड़ाई लड़ रहे होते तो आप ये सवाल उठाते। ये लड़ाई हमारे आबो अजदाद ने लड़ी है और उस लड़ाई को हम जीते रहते तक हम 1 इंच जमीन को भी किसी ऐसे आदमी के हाथ नहीं जाने देंगे जिसका इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। वोट जो है, सारे इलेक्शन के अंदर लोग जो निकलते नहीं है तो वो निकले और वोट दें, बस ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है। आइंदा इलेक्शन में मेरी एक ही अपील, गुजारिश ये है कि घर घर से वोट देने के लिए लोग बाहर निकले। इंशाल्लाह बहुत तब्दीली आएगी। जिस तरीके से नए मुद्दे ना सियासी तौर पे निकाले जा रहे हैं मुसलमानों को लेकर जी, तो इसमें तमाम जमातों को मिलकर एकजुट होकर आना चाहिए। किस तरीके से
सबसे बहुत अच्छी बात आपने कही, हमारे अंदर इत्तेहाद जब तक पैदा नहीं होगा ये फूट डालने की कोशिश करेंगे। तो अब ये इत्तेहाद हम लोगों को रखना चाहे। मैं तो कहता हूं कि मुस्लिम मसाइल में चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी मसलक का हो, मुसलमान एक मुस्लिम मुद्दे पर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए उनको, और एक ही आवाज होना चाहिए। अपनी सियासी इख्तिलाफ, मजहबी इख्तिलाफ, हर इख्तिलाफ को भूल करके, मसलकी इख्तिलाफ को भूल करके मुसलमान हर मुद्दे पे मुसलमान अगर आ जाएगा तो इंशाल्लाह ये सारे जो लोग जो हैं जो तोड़ करने की कोशिश कर रही हैं, नाइतफाकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत पीछे है, क्या काम, क्या इसमें ये है कि इज्तिमाइयत का जो है मुजाहरा होना चाहिए। मुसलमानों को जानना चाहिए कि वो उनका जो है फिगर जो है पूरे 1988 की असेंबली में वो 12 से ऊपर कभी नहीं गया, और हालांकि आबादी के तनासुब के हिसाब से उनकी सीटें 30 के लगभग होना चाहिए। तो अभी से उनको उन सीटों को आइडेंटिफाई करना, उन सीटों के लिए मुनासिब उम्मीदवार तैयार करना, सियासी पार्टियों से जो है तालमेल रखना कि वहाँ पर वोटों की तकसीम ना हो, ये तमाम चीज़ों को जो है रूबे अमल लाना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर नुकसान उठाएंगे और फिर यही शिकायत रहेगी कि हम लोग जो है इक़्तिदार से बाहर हो गए। जिस तरह देखा जाए हालत रसूल के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा जो है सामने आए कुछ, और क्या इसको लगान कसने के लिए क्या लायामल होना चाहिए? देखिए, इसमें जो सबसे अच्छा जो हमारा रिस्पॉन्स हो सकता है वो नज़रअंदाज करना हो सकता है। हम लोग जो है सिर्फ कानूनी जंग जो है लड़ने के लिए अपने आप को आमादा करें, क्योंकि अगर हम लोग सड़कों पे आए तो हम उन्हीं के जाल में जो है फंस जाएंगे, और वो लोग जो चाहते हैं, हमारे मुखालिफिन और हमारे दुश्मन जो चाहते हैं, हम लोग उसी का शिकार हो जाएंगे। तो हम लोगों को उनकी साजिशों को समझना चाहिए, वो उकसाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोगों को जो है सड़कों पे आए बगैर जो है और जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कानूनी जंग अगर हम लड़ सकते हैं तो ये जो है सबसे ज़्यादा मुनासिब रास्ता होगा। ऐसा हुआ और जो बातें सामने निकल के आई वो सहर हासिल थी, यानी हर मुद्दे पर तफसीली वार गुफ्तगू हुई, जिसके ऊपर के मैं के मुसलमान हाशिए पे क्यों, मुसलमानों में इक़्तिदार क्यों नहीं दिया जाता, मुसलमानों में जो सियासी पार्टियां उसको नज़रअंदाज क्यों करती हैं, मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता, और मुसलमानों को वक्फ बोर्ड जो है उसकी जायदादों का हम तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाएं, इसके ऊपर अबू आसिम आज़मी ने, आरिफ नसीम खान साहब ने और सरफराज आरजू साहब ने, मजीद इकबाल मेमन साहब ने और भी दीगर जो थे, निजामुद्दीन साहब हैं हमारे, लातूर से, उस्मानाबाद से, पूना से, शोलापुर से, मालेगांव से, बीड़ से और नासिक से लोग आए थे, कल्याण से, मुमरा से, भिवंडी से, जलगांव से, यहाँ सब से लोग आए थे और सब ने बड़ी अच्छी उसमें बहस मुबाहिसे के साथ गुफ्तगू की और एक हल निकला, और जिसमें सभी ने उसके ऊपर इत्तेफाक किया और मुत्तफिक राय से ये फैसला हुआ कि जो भी बात होगी वो पहले हम मनवाएंगे, पहले हमारे मुतालबात, हम जिनको वोट करते हैं पहले हम उससे अपने मुतालबात मनवाएंगे, अगर वो एग्री होता है तो हम अपने वोट की बात करेंगे, वरना हमको कोई जरूरत नहीं, तुमको आना है तो अपने आप से आना। इस तरह का ये तय हुआ है, और अभी ये प्रोग्राम और भी मुख्तलिफ जगह होने वाले हैं। अब इसके बाद हम शोलापुर में प्रोग्राम लेने वाले हैं, ऐसा हर जिले में होगा, मगर इसके बाद हम फौरन जो है शोलापुर में